हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। हम आपके लिए बैटल थ्रू द हेवंस फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 178 लेके आ गए। पिछले एपिसोड में फाइटिंग सीन्स की कमी नहीं थी, सो अगर अभी तक आपने उसे देखा नहीं है, आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि पहले उसे देख लो, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें भी थी जो आगे की स्टोरी को समझने में हमारी काफी हेल्प करेंगी। हम अर्ली एक्सेस प्रोग्राम को लगातार चला रहे हैं। अगर आप उनमें से हो जिनसे नेक्स्ट एपिसोड का वेट नहीं किया जाता है, तो फटाफट से सब्सक्राइब के साइड में ज्वाइन बटन को दबा के हेल गार्डन की प्रीमियम कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो, जिससे आप शाम को देख पाओगे नेक्स्ट एपिसोड। वहीं भी मोटल एम्पर या उससे ऊपर वाले मेंबर्स ये 2 एपिसोड आगे रहेंगे। चलो अब जान लेते हैं कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। इन शॉर्ट रिकैप, शुरुआत में हमें दिखाई जाते हैं जियान और वो फायर बीस्ट, क्योंकि जियान ने लाइफ और डेथ की फायर को हासिल कर लिया था। अब उसे फायर बीस्ट की ट्रिब्यूलेशन को पास करने में हेल्प करनी थी। ऐसा करने के लिए जियान अपनी होली फ्लेम को उस फायर बीस्ट के शरीर में भेजने लगता है। चीजें वैसे काफी नॉर्मल चल रही होती है, लेकिन ट्रिब्यूलेशन का मतलब है थंडर क्लाउड्स। ऐसे कड़कड़ाते हुए भयानक बादलों को देख के जो लोग बाहर के स्वैम्प एरिया मौजूद थे, उन्हें अंदर की चीजों के बारे में शक होने लगा था। इनमें से भी जो ज्वाले रॉयल फैमिली के चिहाओरेन और चिहाओचिंग होते हैं, वो ज्यादा सब्र नहीं कर पाते। ये मोल्टन वर्ल्ड में एंटर कर जाते हैं। जब इन्हें जियान मिलता है तो पुरानी और नई दुश्मनी सबका बदला लेने की बारी आ गई थी। और क्योंकि जियान को फायर बीस्ट को भी प्रोटेक्ट करना था, जिससे ट्रिब्यूलेशन का सामना करने में उसे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इस वजह से वो अकेले दोनों चीज ब्रदर्स का सामना करता है। क्योंकि मोल्टन वर्ल्ड फायर एट्रीब्यूट की एनर्जी से भरा हुआ था, ये जियान की स्ट्रेंथ को बूस्ट कर देता है। अपनी गोल्डन इमोर्टल बॉडी का इस्तेमाल करके जियान दोनों भाइयों से बराबर की टक्कर लेने लगा था। और चीज हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जब दोनों भाइयों को लगता है कि अगर वो जल्दी से जियान को नहीं हराते हैं तो बीस्ट अपनी ट्रिब्यूलेशन क्रॉस कर लेगा। ये दोनों फाइनली यूज करते हैं एक सीक्रेट टेक्निक को, ये और कुछ नहीं बल्कि फॉरेन इविल रेस का एक कर्ज था। ये दोनों यूज करते हैं 5th ग्रेड के ब्लड कर्ज को। अफसोस की बात थी कि दोनों इस चीज को समझते नहीं थे। इस वजह से कुछ ही समय में ब्लड कर्ज दोनों को ही खाने लगा था। हालांकि चिहाओरेन इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। चलो हम यहीं से आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। जियान से थोड़ी दूरी पे खड़े ची ब्रदर्स अभी एक अलग ही टेरिफाइंग ऑरे को रेडिएट कर रहे थे। ये बिल्कुल इंसानों का ऑरा नहीं होता। उनकी स्ट्रेंथ जो कि 7 स्टार दोधी की अर्ली स्टेज और मिड स्टेज पे थी, वो पहुंच चुके होते मिड स्टेज और लेट स्टेज पे। खासकर वो इविल एनर्जी जियान को भी प्रेशराइज कर रही होती है। जियान कहता है क्या पावरफुल इविल फोर्स है। तभी हवा में जमे हुए दोनों भाइयों में से चिहाओरेन अपने सिर को उठाता है। उसकी ब्लड शॉट आंखें जो कि मर्डरस इंटेंट से भरी हुई थी, वो टिक जाती हैं जियान के ऊपर और उसके शरीर में से घने काले रंग का धुआं फैलने लगा था। ये एनर्जी एकदम कोरोसिव होती है। जब नीचे बहता हुआ लावा इसके संपर्क में आता है, हम तुरंत ही उस जलते हुए लावा को ठंडा पड़ते हुए देखते हैं। फिर एक्सप्लोड होकर हवा में मिल जाता है। ऐसा लगता है एक अनजानी शक्ति से चबा गई हो। सिचुएशन को देख के जियान के चेहरे पे भी करवाहट भर गई होती है। वो कहता है चीजें अब हाथ से बाहर जा रही हैं। वो समय नहीं पता कि आखिर हर बार उसे एलियन इविल रेस का सामना ही क्यों करना पड़ता है। पहले डेजर्ट माउंटेन रेंज में होली फ्लेम का पीछा करते करते उसने अपनी जान ही गंवा दी थी। हालांकि उसने सक्सेसफुली फ्लेम को हासिल कर लिया, लेकिन तभी ब्लड डीमन गोल्डन एनर्जी उसके शरीर में एंटर कर चुकी है। अगर उसे ठीक से बाहर नहीं निकाला गया तो वो जियान को भविष्य में बहुत बड़ी परेशानी दे सकती है। और अब फिर से इस नाइटमेयर का सामना करके जियान की बिना आंसुओं के रोने की इच्छा हो रही थी। वो हल्का सा पीछे देख के बोलता है तुम्हें कितना और समय चाहिए। वो लाइफ और डेथ का फायर बीस्ट बोलता है 3 मिनट। मैंने भी सोचा नहीं था ये लाइटिंग ट्रिब्यूलेशन इतनी ज्यादा इंटेंस होगी। फायर बीस्ट को जियान की परेशानी के बारे में अच्छे से पता था, लेकिन उसकी मदद करने की इच्छा होने के बाद भी उसे पहले ट्रिब्यूलेशन को फेस करना होता है। क्रैक क्रैक की 2 आवाजों के साथ दोनों भाई जियान की तरफ टूट पड़ते हैं। ये अपने साथ डेंस इविल ऑरे को लेके आ रहे थे। जियान कहता है ये सही नहीं है, इन दोनों के अटैक्स को मेरी गोल्डन बॉडी संभाल नहीं पाएगी। जियान बिना हिचकिचाहट के अपनी गोल्डन बॉडी को वापस लेता है। आगे की होली फ्लेम को हासिल करने के लिए उसे इस गोल्डन बॉडी की बहुत जरूरत थी, और अगर उससे पहले इविल एनर्जी उसकी गोल्डन बॉडी को दूषित कर देती है तो परिणामों के बारे में तो जियान सोचना भी नहीं चाहता। बिना हेजिटेशन के जियान हाथ को क्लेंच करता है। वो कहता है फायर हार्ट टियानियन बाहर आओ। हम जियान की हथेली के ऊपर एक फायरी रेड क्रिस्टल को मेटलाइज होते हुए देखते हैं। जैसे ही क्रिस्टल अपीयर हुआ था, नीचे जमीन में से बैंग 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 की आवाजें गूंजने लगी थी। जगह जगह पे मैग्मा विस्फोट होता है और वातावरण में मौजूद वो फ्लेम एनर्जी ट्रेम्बल होने लगती है। ऐसा लगता है वो अपने किंग के सामने सर झुका रही हो। अब तक दोनों जियान के काफी करीब आ चुके थे। वो अपने हाथ को आगे करके बोलता है डिफेंड। नीचे से कई जुश की आवाजों के साथ बहुत सारे पत्थर जियान के सामने एक दीवार को बनाते हैं। इनके बीच में होता है मैग्मा। इसी पर सुनाई दी थी 2 बैंग बैंग की आवाजें। चिहाओरेन और हाउचिंग की फिगर इस रॉक फायर वॉल से टकराए थे। उस रॉक फायर वॉल के पीछे खड़ा जियान तुरंत अपने हाथों को ट्रेम्बल होते हुए फील करता है। क्लियरली अब ये दोनों जियान के लिए खतरा बन चुके थे। तभी उसके कानों में वूश और सजल सजल की आवाजें जाती हैं। ये हमला किया था इविल एनर्जी ने। अच्छी बात है कि इसे रोकने के लिए तैयार होती होली फ्लेम जब काली और पीली ऊर्जाएं टकराती हैं
पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से सफेद धुआं उठता है। होली फ्लेम का काम था प्योरीफाई करना और वो ही अच्छे से कर रही थी। जैसे दोनों भाई जियान की दीवार से टकराए थे, ये दोबारा से हमला करने में बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते। ऐसा लगता है दोनों को दर्द महसूस ना होता हो। इनके हाथ जो कि काले हो चुके होते हैं, वो पंच में बदल के बैंग 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 की आवाजों के साथ जियान की रॉक फायरबॉल में टकराते हैं। ऑफ कोर्स पीछे से जियान भी आराम नहीं करता है। वो होंगकॉन्ग डिवाइन एंगर और गूक्लैन की एम्पर सील जैसे अटैक्स का इस्तेमाल करता है। हालांकि अटैक कुछ समय के लिए कारगर तो साबित हो रहे थे, लेकिन दोनों भाई को हमला करने से रोक नहीं पाते, बस इनकी बॉडीज को चोटें ही पहुंचा पा रहे थे। इस बैटलफील्ड में क्लैश होती रहती है। जियान फील कर पा रहा था कि उसकी फ्लेम इस इविल एनर्जी को न्यूट्रलाइज तो कर रही है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत ज्यादा नहीं है। जिस पल जियान को एहसास हुआ था, लगता है उन दोनों भाइयों के दिमाग में भी कोई सिग्नल चला गया था। वो दोनों और भी वायलेंट होते हैं और इनकी स्पीड और भी खतरनाक हो जाती है। सुनाई दिया था एक और बैंग का साउंड। इस बार जियान ने 3 कदम पीछे लिए होते हैं। साथ में फायरवॉल में भी कुछ क्रैक्स फैल गए थे। ये हमला चिहारो ने इतनी तेज किया होता है कि दीवार से टकराने के बाद उसकी हाथ की हड्डियों में क्रैक्स फैल गए होते हैं। ये बिल्कुल बेजान होने की कगार पे होते हैं, लेकिन ये सब होने के बाद भी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन वैसे के वैसे ही रहते हैं। जियान कहता लगता है इनके लिए कोई उम्मीद नहीं बची, ये एहसास नहीं कर पा रहे हैं। ये इविल पावर धीरे धीरे इनकी जान ले रही है। जब जियान का एक्सप्रेशन इस तरह से डार्क हो रहा था, तब इस मॉडर्न वर्ल्ड का जो द्वार होता है, उससे थोड़ी दूरी पे कई एक्सपर्ट्स इकट्ठे हो चुके होते हैं। लोगों की सब्र काफी कम हो चुकी थी। अच्छी बात है कि सोंगयू का ग्रुप सबके आगे खड़ा होता है। सोंगयू कहते हैं आप सभी मेरी बात सुनिए। मैं जानता हूँ कि आप सभी लाइफ और डेथ की स्प्रिंग में एंटर करना चाहते हो, लेकिन अभी उस गार्डियन को हराया नहीं गया है। मेरा विश्वास करो, अभी अंदर जाने का सही समय नहीं है। इतना कह के सोंगयू रुका था। जब वो देखता है कि उसके शब्दों को ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, वो कहता है अगर तब भी आप ज्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इससे आगे बस एक्स्ट्रा 2 दिन लेट से ऊपर वाले एक्सपर्ट्स ही जा सकते हैं, और ये स्ट्रेंथ भी तुम्हारी सर्वाइव करने की गारंटी नहीं ले सकती। सोर्ड सैक का मेंबर होने की वजह से लोग सोंगयू के शब्दों में भरोसा करते थे। उसकी बात हड़कंप मचा देती है। एक बंदा कहता है लेट स्टे 6 एम्परर। बहुत जल्दी भीड़ में से कुछ लोग बाहर आते हैं। ये सभी काफी पावरफुल औरों को रखते थे। अगर ध्यान से देखे जाए तो इनमें कई जाने पहचाने चेहरे भी दिखाई देंगे। ये होती पॉइजन सैक की दोनों लड़कियां, एस्ट्रोलॉजी वैली की दोनों लड़कियां, इनके अलावा म्यूइंग और बाकी के लोग भी मौजूद होते हैं। ऑफ कोर्स अंदर जाने वालों में फेंगोंग और सोंगयू भी होते हैं। सीन वापस जाता है मोल्टन वर्ल्ड में। सीन फोकस भी नहीं कर पाया था, तभी सुनाई देती है स्प्लैश की आवाज। नीचे देखने में मालूम पड़ता है कि जियान लावा में जाके गिरा है, लेकिन बिना हेजिटेशन की बूम की आवाज के साथ उसका फिगर फिर से ऊपर उठता है। अभी उसके होठों के किनारे से खून बह रहा होता है। साफ तौर पे पिछली फाइट उसके लिए भी कुछ ज्यादा इंटेंस रही है। तभी एक और स्विच की आवाज के साथ चिहारुन का फिगर जियान से 20 मीटर की दूरी पे अपीयर होता है। वो कहता है लड़के तू सच में जुझारू है, तू हमें ज्वाइन कर ले, हम तुझे तेरी मनचाही पावर दे सकते हैं। इस प्रस्ताव को सुन के जियान हम्प करके बोलता है क्या तुम्हारी एलियन एबिलिटीज की वर्दी है कि मैं जियान तुम्हें ज्वाइन करूं। ऐसे रिप्लाई को सुन के चिहारुन के चेहरे पे बड़ी स्माइल आई थी। ये स्माइल किसी भी एंगल से इंसानी नहीं लगती। अब तक चिहाओचिंग भी जियान के पीछे अपीयर हो चुका था। दोनों भाई फिर से जियान के ऊपर टूट पड़ते हैं। जियान के हाथ में हैवी रूलर होती है और वो उसे पूरा 180 डिग्री घुमा देता है। बूम बूम की आवाज के साथ वो पेन और रूलर अटैक दोनों से टकराया था, लेकिन ये उन्हें बस एक कदम पीछे जाने के लिए मजबूर कर पाता है और ये फिर से जियान के ऊपर टूट पड़ते हैं। जब इन दोनों भाइयों और जियान के बीच में ऐसा डांस चल रहा होता है, अचानक से जियान की नजरें गई थी अपने हाथ के ऊपर। उसे एक गर्माहट से भरी सेंसेशन फील हुई थी। ये सेंसेशन नॉर्मल नहीं थी। कुछ देर में फीलिंग एकदम साफ हो जाती है। जियान पाता है कि उसके हाथ का 100 लीटर टेलिस्मैन अभी खतरनाक तरीके से ट्रेम्बल हो रहा है। ऐसा लगता है वो इन दोनों भाइयों के ऑरे की वजह से रिएक्ट कर रहा हो। एक पल के लिए सब कुछ थम गया था। जियान को इस मिस्टीरियस चीज में से ऐसा ऑरा फील होता है जो चिवदर्स की डार्क एनर्जी से भी ज्यादा डरावना होता है। विची हाउरिन जो कि हमला करने के लिए तैयार होता है, अचानक से उसकी बॉडी किसी बर्फ की तरह जम जाती है। वो जियान की हथेली के ऊपर अजीब से रूम को देख के बोलता है सोल डिवावरिंग टेलिस्मैन। ये सुन के सरप्राइज फील करने की बारी जियान की थी। वो कहता है क्या तुम सच में से पहचानते हो। ये शब्द चिहारुन को फिर से होश में लाते हैं। अपनी नजरों को जियान के हाथ से न हटाते हुए चिहारुन कहता है लड़के उसे मेरे हवाले कर दे, बदले में तुझे जो भी चाहिए होगा मैं तुझे दूंगा। यहाँ तक बोलते बोलते उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। जब जियान इसके चेहरे पे भूखे वेडी वाले एक्सप्रेशन को देखता है, उसके सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब वो सोचता है कि उसके पास बस होली फ्लेम ही नहीं है, बल्कि वो सोल डिवावरिंग टेलिस्मैन को भी पोजेस करता है, जिसे हासिल करने के लिए एलियन इविल रेस किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार है। जियान के लिए बहुत गर्व की बात होती है, और क्योंकि सोल डिवावरिंग टेलिस्मैन ने उसे पहले मास्टर मान लिया था, तो जब तक वो खुद उसे त्यागता नहीं है, इसका कोई और यूज नहीं कर सकता। ये सोचते सोचते जियान के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोल डिवावरिंग टेलिस्मैन को तुरंत ही बाहर निकालता है। जैसे उसकी 2 उंगली आगे की तरफ इशारा करती है, हमें इस मिस्टीरियस रून को उड़ के चिहारुन की तरफ जाते हुए देखते हैं। चिहारुन बिना हेजिटेशन के अपने हाथ को आगे बढ़ा के इस रून को पकड़ लेता है। जैसे दोनों के बीच में कांटेक्ट हुआ था,
इस लावा वर्ल्ड में चिहारुन की तेज हंसने की आवाज गूंजती है। ये ऐसी पागलपन से भरी थी। वो हंस के बोलता है, फाइनली फाइनली मुझे ये हासिल हो गया। उससे घोस्ट वर्ल्ड का मैं सुप्रीम रूलर कहलाऊंगा और मेरा विरोध करने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। जब उसका छोटा भाई चिहाओजिन को ऐसे हंसते हुए देखता है, उसकी नजरें सोल डिवाइडेंट टेलिस्मैन के ऊपर जाती हैं। वो कहता है, हो क्या रहा है और ये क्या चीज है। जब सोल डिवाइडेंट टेलिस्मैन की वजह से दोनों भाई भटक गए होते हैं, जियान ने अचानक से एक इशारा किया था। सुनाई देती है कुछ क्रीकिंग आवाजें। चिहाओरिन जो कि आसमान की तरफ देखे हंस रहा होता है, अचानक से उसके मुंह से आग की आवाज बाहर आती है। उसके हाथ से डिवाइडेंट टेलिस्मैन छूटा था। अगले पल में पफ की आवाज के साथ सोल ईटर टेलिस्मैन एक्सप्लोड होता है। ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक डार्क गैस में, जिसने चिहारुन की चीख की आवाज को बीच में ही दबा लिया था। दूर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे गैस के अंदर कोई स्ट्रगल कर रहा हो। उसमें से दो हाथ बाहर आने की कोशिश कर रहे थे और चिहारुन की कुछ आवाजें भी सुनाई देती है। वो कहता है, नहीं तुम मुझे डिवावर नहीं कर सकते, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। लेकिन इससे पहले वो फिनिश कर पाता, सोल ईटर टेलिस्मैन उसे पूरी तरीके से निकल लेता है। अंत में जाके वो डार्क गैस इकट्ठी होकर रूम में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये पूरा सीन बस कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो गया होता है। और अब क्योंकि चिहाओजिन को भी हाओरिन की प्रेजेंस सेंस नहीं हो रही थी, तुरंत ही उसकी आंखें टेरर से भर जाती हैं। लो मफल्ड बैंग की आवाज के साथ उसका फिकर दूर की तरफ शूट होता है। सोल ईटर टेलिस्मैन जो कि जियान के हाथ में वापस लौट आया था, उसे चिहाओजिन की तरफ पॉइंट करके जियान कहता है, अब तुम्हारी बारी। वो सोल ईटर टेलिस्मैन फिर से अपनी ओमलेस एनर्जी को रिलीज करने लगा था और जियान की बॉडी भी फ्लेकर होती है। वो भी बढ़ जाता है चिहाओजिन की तरफ। हालांकि सोल ईटर टेलिस्मैन के पास टेरिफाइंग पावर है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। भले सोल ईटर टेलिस्मैन ने चिहारुन की पूरी पावर को ऑब्जर्व कर लिया हो, लेकिन वो थोड़ी सी इविल पावर जियान की बॉडी में भी चली जाती है। और जब वो ब्लड डीमन गोल्ड एनर्जी से मिलती है, ये जियान की परसेप्शन को रोकने की कोशिश करने लगी थी। ऑफ कोर्स ऐसा बस एक पल के लिए हुआ था, क्योंकि अगले इंस्टेंट में सोल ईटर टेलिस्मैन उस इविल ऑरा को भी अपने अंदर खींच लेता है। जब चिहाओजिन और जियान के बीच में चूहे बिल्ली का खेल चल रहा था, दोनों ही नोटिस नहीं कर पाते कि सोंगी और बाकियों का ग्रुप भी इस मॉडर्न वर्ल्ड में एंटर कर चुका है। और इन लोगों ने देखा होता है कि किस तरीके से चिहाओरिन को जियान की उस मिस्टीरियस पावर ने खत्म कर दिया। एक बंदा अपने मुंह को ढक के बोलता है, जियान इसके एक्चुअली में ज्वाले रॉयल फैमिली के मेंबर को मारने की हिम्मत होगी। जब इस आवाज को जियान का परसेप्शन पकड़ता है, हम उसके एक्सप्रेशन को अगली होते हुए देखते हैं। जियान समझ जाता है कि वो बड़ी परेशानी में फंस गया है और जैसे सबके रिएक्शन है, लगता है सभी सोल ईटर टेलिस्मैन की पावर को देख चुके हैं। अंदर आए लोगों में से एक था शुगवांग। ये भी कुछ लोगों के पीछे छिपा हुआ था। जियान को चिहाओजिन का पीछा करते हुए बोलता है, जियान तुमने ज्वाले रॉयल फैमिली के मेंबर की हत्या की है और इस सच को तुम छिपा नहीं सकते हो। तब तक उसके शरीर की पिछली चोटें भरी नहीं होती है। तुरंत ही जूश की आवाज के साथ शुगवांग का फिगर इस मॉडर्न वर्ल्ड से बाहर जाने लगा था। वो जियान के एक्शन के बारे में जल्द से जल्द ज्वाले रॉयल फैमिली को जानकारी देना चाहता था। शुगवांग कहता है, जियान तुमने लाइन क्रॉस कर दी। हाँ, अब मुझे एक्शन लेने की भी जरूरत नहीं है। सीन को विटनेस करने वाले फंक्शन पवेलियन के लोग भी थे। बस चिहाओरिन जैसे मिड स्टेज 7 स्टार दोदी को मरते हुए देख ये सभी अंदर तक हिल चुके थे। चिंगशिंग कहती है, जियान ने एक्चुअली में चिहाओरिन की जान ले ली। ज्वाले रॉयल फैमिली उसे माफ नहीं करेगी। डैम इट, ये बड़ी परेशानी है। चिहाओजिन का पीछा कर रहे जियान के फिगर को देख के सोंग्यू भी अपनी सिर को हिलाता है। उसके आंखों में ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे इस लड़के की किस्मत का फैसला हो चुका हो। इस खतरे को पॉइजन सेक्ट की मेंबर भी नोटिस कर पाती है। ज्वाले रॉयल फैमिली जैसे बर्ताव करती आ रही है, उसकी वजह से साफ था कि जियान के साथ क्या होने वाला है। जब लोगों के बीच में ऐसी बातें चल रही थी, इन सभी को हवा के फटने की आवाज सुनाई दी थी। यूइंग के बगल में एक फिगर अपीयर हुआ था। ये और कोई नहीं बल्कि जियान था। अब क्या इसने चिहाओजिन का भी काम तमाम कर दिया है, इसके बारे में किसी को पता नहीं होता। जियान म्यूइंग और बाकियों से कहता है, जल्दी चलो, हमारा यहाँ पे आने का मेन गोल उस लाइफ और डेथ की स्प्रिंग को एंजॉय करने का है। इसे हम मिस नहीं कर सकते। हालांकि म्यूइंग जियान से हालचाल पूछना चाहती थी, लेकिन समय की कमी होने की वजह से वो अपने आप को शांत करना चुनती है। जियान मुड़ता है मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ। उसे अंदर से एहसास हो चुका था कि आज जो मॉडर्न वर्ल्ड में हुआ है वो एक बहुत बड़े तूफान को बनाने वाला है। ये तूफान किस किस को चपेट में लेगा, इसकी कोई प्रेडिक्शन नहीं करी जा सकती। वो जस्ट मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ दोबारा मुड़े ही होते हैं, तभी चारों तरफ की फायर एनर्जी एकदम वायलेंट होती है। फिर सभी की स्टैंड आंखों के सामने कई पतले पतले एनर्जी के धागे एक पॉइंट पे एकत्रित होने लगे थे और वो पॉइंट था फायर बीस्ट के शरीर का। जैसे ही फायर बीस्ट इस एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करता है, उसके शरीर की चोटें बहुत जल्दी हील होने लगती हैं। कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो पीक कंडीशन में पहुंच जाता है। ये कंडीशन पहले वाली नहीं थी, बल्कि अब उसका ऑरा ट्रांसफॉर्म हो चुका था। आसमान से बादल छटने लगे होते हैं और फायर बीस्ट की बॉडी के ऊपर हम कुछ खाकी येलो फ्लेम्स को भी देख सकते हैं। ये जियान की फायर आर्ट यानी से काफी सिमिलर थी, बस इसकी पावर में वो जान नहीं होती। बूम की आवाज के साथ वो फायर बीस्ट सीधा जमीन पे अपीयर हुआ था। साथ में फैलता है उसका ओवरवेलमिंग ऑरा। हम उसे तुरंत ही अपने सिर को उठा के तेजी से रोर करते हुए देखते हैं। ये हो की आवाज वाला रोर अपने साथ एक ऑपरेशन को लाया था। जब भी जियान की टोली के ऊपर से गुजरता है, इसने सबके दिल में
एक डर छोड़ दिया था। इसके साथ आया था एक हैवी प्रेशर। जैसा कि फायर बीस्ट को पता हो, उसकी नजरें एक बार देखती हैं जियान के ग्रुप को। फाइनली उसका ध्यान जाता है बाकी के इंसानों के ऊपर। तुरंत ही वो आंखें एकदम फ्यूरी से भर जाती हैं। आखिरकार डील बस जियान और उसके बीच में हुई थी। फायर बीस्ट तब भी जियान के ग्रुप को बख्श रहा होता है। फिर जहाँ तक बात रही बाकियों की, इनके ऊपर कोई मर्जी नहीं दिखाई जाएगी। वो फायर बीस्ट अपने एक पंजे को हल्का सा ऊपर उठा के नीचे के मैग्मा में टैप करता है। जमीन में से बनती एक ऐसी रिपल जैसे मैग्मा उबलने लगा था। ऐसे सीन को देख के सोंगयू कहता है ट्रांसफॉर्म हो गया। अब इसकी स्ट्रेंथ इट्सटा दूधी के ऊपर जा चुकी है। अभी वो फायर बीस्ट रोर करके बोलता है गेट आउट। ये आवाज एक सोनिक वेव अटैक में बदल के बाकियों के दिमाग को हिला देती है। इसी मोमेंट में जियान के नीचे की जमीन शिफ्ट होती है। वो अपने आप को एक स्पेस के अंदर पाते हैं। अगली बार इन्हें मुडन वर्ल्ड की गहराइयों में भेज दिया गया था। जब तक बाकी ये लोग रिकवर हो पाए होते हैं, ये पाते हैं कि जियान की टोली गायब हो चुकी है। जब फिर से सबसे पहले फायदा उठाने वाला जियान था और लोग इसे सह नहीं पाते। एक बंदा गुर्रा के बोलता है बेस्टर्ड, क्या जियान और उस बीस्ट के बीच में कोई डील हुई है? अब इसका कोई सबूत नहीं चाहिए होता है। जिस तरीके से इस बीस्ट ने ब्रेक थ्रू करके जियान की टोली को लाइफ और डेथ की स्प्रिंग की तरफ भेज दिया है, मामला क्लियर हो जाता है। अपने सेक्रेट टॉप डिसाइपल्स होने की वजह से इनमें से डरने वाले बहुत कम लोग थे। जैसे आवाजें आती हैं चलो एक्शन लेते हैं, हम जियान और बाकियों को इतनी आसानी से सफल नहीं होने दे सकते। कई लोग बैंग 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 की आवाज के साथ सामने शूट हुए थे। अपने हाथ में लाइफ औरों को लेके ये बीस्ट के ऊपर चमकते हुए अटैक्स को लॉन्च करते हैं। हालांकि तुरंत ही ब्रेक थ्रू करने की वजह से फायर बीस्ट अपनी पूरी एनर्जी को रिकवर नहीं कर पाया था, लेकिन अभी उसके पास इतनी ऊर्जा होती है कि ये अटैक्स उसके सामने बच्चों का खेल थे। सुनाई देती है फायर बीस्ट की एक और दहाड़। फायर बीस्ट के शरीर में से बाहर आई ऊर्जा और चारों तरफ फैले पिघली हुई लावा से आसमान एक फेरोशियस बीस्ट बना था। ये बीस्ट अपने दोनों पंजों को लेके आगे तरफ झपट्टा मारता है। कुछ लोग मुफल आवाजों के साथ सारे अटैक्स फट जाते हैं। उस बीस्ट के अवतार का अटैक अभी रुका नहीं था। जब दोनों पंजे सामने स्वाइप हुए थे, चार पहने पहने हैवी अटैक्स क्रॉस बना के आगे बढ़ने वाले फिगर से टकराए थे। सुनाई देती कई ग्रग 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 की आवाजें। लोग खून फेंकते हुए पीछे चले जाते हैं। हालांकि इनमें सोंगयू और बाकियों की हालत थोड़ी अच्छी थी, लेकिन इन्हें भी दोनों के बीच के पावर का गैप अच्छे से रियलाइज हो गया होता है। सोंगयू तुरंत ही पीछे इशारा करके बोलता है नहीं वापस जाओ, इस बीस्ट की स्ट्रेंथ हमारी कैपेसिटी के बाहर जा चुकी है। लिंजू की सीनियर सिस्टर भी इसे एग्री करती है। वहीं पे फेंगोंग और डूजन थोड़े हेस्टेट कर रहे थे, लेकिन जब वो देखते हैं कि बाकी लोग मैदान छोड़ रहे हैं और उस बीस्ट की लाल आंखें दोनों के ऊपर टिक चुकी हैं, दोनों तुरंत ही धुंध दबा के भागने लगते हैं। जब सारी मेन फोर्स इस तरीके से बिखरी थी तो पीछे रह गए लोग भी हिम्मत हारने लगे थे। अपना बैड लक समझ के एक बार देखते उस मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ, फिर ये भी वुश वुश की आवाजों के साथ सोंगयू के पीछे जाने लगे थे। जब फायर बीस्ट इंसानों के चेहरों पर निराशा को देखता है, वो कहता है कायर इंसान, हाल ही में इर्सा 2 दिन ब्रेक थ्रू करने की वजह से बीस्ट को आराम की जरूरत थी। जहाँ तक बात रही जियान और उसके कंपेनियंस की, वो पहली लाइफ और डेथ की स्प्रिंग की तरफ चले गए हैं। अब क्या वो सफल होंगे या नहीं, ये तो उनके लक के ऊपर डिपेंड करेगा। सीन जाता है जियान की टोली की तरफ। काफी देर तक ये सभी चुपचाप आगे चलते रहे थे। ये समझ नहीं पाते कि कहाँ से बात शुरू करें। इस शांति को तोड़ने वाली फाइनली सूची थी। वो कहती जियान अभी जिस पल जियान ने ची हारून को खत्म किया था, लोग मॉडर्न वर्ल्ड में उसी समय एंटर हुए थे। सिचुएशन कितनी ज्यादा सीरियस हो चुकी है, इसका एहसास जियान को भी था। वो लाश करके अपने सिर को हिलाता है। आखिरकार अगर उसने मिंग सेट की किसी स्मॉल फ्राई को खत्म किया होता तो चीजें तब भी नॉर्मल होती, लेकिन ची हारून ज्वाले रॉयल फैमिली का एक क्रूशियल डिसाइपल था। अगर ज्वाले रॉयल फैमिली एक्शन लेती है तो इनकी इन्फ्लुएंस की वजह से जियान के लिए कई परेशानियां बढ़ सकती हैं। तब क्या फैंक्शन पवेलियन उसे सुरक्षित रख पाएगी, ये भी सोचने का विषय होता है। जियान के चेहरे के डाउनकास्ट एक्सप्रेशन को देख के यूइंग और यूरो एक दूसरे से ग्लैंसेस एक्सचेंज करते हैं। दोनों साथ में बोलते हैं हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा है। जियान पीछे मुड़ के बोलता है जो हुआ वो तुम देख चुकी हो। जी हारून मेरी जान लेना चाहता था। मुझे लगता है ज्वाले रॉयल फैमिली एलियन इविल रेस से मिली हुई है। असल में चीजें मेरे भी कंट्रोल में नहीं थी। मेरे पास वो जैसा मौजूद है जो एलियन इविल रेस के लिए खतरा बन सकता है। उस चीज ने मेरे कंट्रोल से बाहर जाके जी हारून को कंज्यूम कर लिया। वरना जैसी मेरी स्ट्रेंथ है, जी हारून जो किस इविल पावर का इस्तेमाल करके 7 स्टार दूधी के लेट स्टेज पे पहुंच गया था, उसकी जान लेनी मेरे लिए लगभग इम्पॉसिबल होती। पूरी बात को सुन के शूची और बाकियों की भौं से कुट जाती है। शूची कहती तो ज्वाले रॉयल फैमिली एक्चुअली में एलियन इविल रेस से मिली हुई है। अपने सेक्ट की सीनियर डिसाइपल होने की वजह से उसे एलियन इविल रेस के बारे में काफी कुछ पता होता है। इन इविल पावर को प्रोसेस करने वाले जीवों ने दुनिया के ऊपर कैसे कैर ढाई है, ये लगभग हर जगह के एंशिएंट रिकॉर्ड्स बता देते। जियान कहता है मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता हूँ कि क्या हो रहा है, लेकिन ची हारून और ची हाओचिन ने जिस पावर का इस्तेमाल किया था वो साफ तौर पे इविल रेस की थी। उसी के इन्फ्लुएंस की वजह से इनकी स्ट्रेंथ बढ़ी थी। वो बताता है कि मेरे एक पल के लिए डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से मैं उस ची हाओचिन को पकड़ नहीं पाया हूँ। ये सुन के सूची सोलह आवाज में कहती है मामला बहुत सीरियस है, तुम्हें केयरफुल रहना होगा। इस मैटर के खत्म होते ही हमें इस बारे में तुरंत अपने सेक्ट को बताना है। आखिरकार मुझे नहीं लगता कि हम इसे अकेले हैंडल कर पाएंगे।
जाएंगे। एलियन इविल रेस के बारे में सुन के चिंगचिंग की आंखों में भी घृणा दिखाई देती है। लैंग फुयो जो कि काफी चंचल होती है, अभी उसके चेहरे पे भी कोई शैतानी दिखाई नहीं दे रही थी। सीरियसनेस से भरी आवाज में कहती है, लगता है रियूज के खत्म होने के बाद जॉन सेंटियन में फिर से बदलाव आने वाले हैं। क्या जियान परेशानियों से पीछे हटने वालों में से नहीं था? अपनी आंखें बंद करके वो एक गहरी सांस भरता है। अगली बार जब उसकी आंखें खुली होती है, उनमें फिर से रिजॉल्व दिखाई देने लगता है। वो कहते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। अगर ची हारून की डेथ के लिए ज्वालिन रॉयल फैमिली मुझे टारगेट करने की कोशिश करेगी तो फिर भले मुझे जान गंवानी पड़े, मैं भी उन्हें अच्छा महसूस नहीं होने दूंगा। ये कहते कहते उसके चेहरे पे फियर्स स्माइल थी। मीफंग जियान के कंधे को थपथपा के बोलता है, डोंट वरी, हम सब हमेशा तुम्हारे साथ हैं। इस पर चिंगचिंग और म्यूंग दोनों नोड करते हैं। वो देख पाता है कि उसके साथी सिर्फ द रीजन दिखावा नहीं कर रहे हैं, ये एक जेन्युइन सिंसियरिटी है। वो फिर से सामने की तरफ फोकस करके बोलता है, चलो नीचे हमें लाइफ और डेथ की स्प्रिंग का द्वार मिलेगा। इसी के साथ जियान का ग्रुप फिर से ध्यान से आगे बढ़ने लगता है। हालांकि पूरा मोल्टन वर्ल्ड ही चमकदार था, लेकिन कुछ समय के बाद इनके सामने एक ब्रिलियंट सी चीज अपीयर होती है। उसकी तरफ इशारा करके लैंग फुया पूछती क्या वो एंट्रेंस है। जब जियान अपनी स्पिरिचुअल साइन को फैलाता है, उसे एक दरवाजा सेंस हुआ था जिसमें से एक अदरवर्ल्डली ग्लो बाहर आ रहा होता है, क्योंकि लाइफ और डेथ के उस फायर बीस्ट ने जियान को लाइफ और डेथ स्प्रिंग के गेट के बारे में बताया था। वो कहता है, हाँ ये वही है। ये सुन के म्यूफंग और बाकियों के चेहरे पे एक्साइटमेंट दिखाई देने लगी थी। म्यूफंग पूछता है, तो क्या हम अंदर चल सकते हैं? ये सुन के जियान के एक्सप्रेशन सीरियस हो गए थे। वो कहता है, लाइफ और डेथ की स्प्रिंग का गेट, इसमें इनक्रेडिबल डेंजर छिपे हो सकते हैं, आप सबको चौकन्ना रहना होगा। इस चेतावनी को कोई इग्नोर नहीं करता है। सब साथ में उस लाइट गेट की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। जब वे एंटर करते हैं उस गेट के अंदर, इनके ऊपर से एक रिपल गुजरती है। नजर हमें इस लाइफ और डेथ स्प्रिंग के अंदर का दिखाया गया था। एक पत्थर से बनी टेबल के साइड में एक नौजवान अपने चेहरे पे स्माइल लेके बैठा होता है। कुछ समय के बाद उसकी आंखें खुलती है। वो कहते हैं, तो शिकार यहाँ पहुंच गई। स्टोन टेबल की दूसरी तरफ हम एक चांदी जैसे रंग के चूहे को बैठे हुए देखते हैं। इसके दांत खतरनाक तरीके से पहने होते हैं। वो कहते हैं, विशेष ओल्ड मॉन्स्टर, क्या तुम इन्हें भी डिवावा करने की सोच रहे हो? ये सुन के दूसरी तरफ बैठा नौजवान अपनी आंखें रोल करता है। वो कहते हैं, लिटिल लियन, मैं कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में मैं ऐसा इंसान लगता हूँ? लगता है उस चूहे को इस नौजवान की बात का कोई भरोसा नहीं हुआ था। वो कहता है, विशेष ओल्ड मॉन्स्टर, जिंदगी, मौत, जवानी और बुढ़ापा, ये लाइफ के नेचुरल साइकिल्स होते हैं। अगर तुम इस नेचुरल ऑर्डर को लगातार चुनौती देते रहोगे तो तुम्हें हेवंस के गुस्से का सामना करना होगा। तुम ये भी मत भूलो कि तुम्हारे अलावा यहाँ और भी गार्डियंस मौजूद हैं। अगर इन ड्रीम्स के मास्टर के ऑर्डर्स तुम नहीं मानते हो तो तुम भी कॉन्सिक्वेंसेस को झेल नहीं पाओगे। लगता है इस ज्ञान को सुनकर विशेष ओल्ड मॉन्स्टर पक गया था। वो खड़ा होकर बोलता है, ठीक है ठीक है, हम मेहमानों को और इंतजार नहीं करने दे सकते हैं, चलो उनका स्वागत किया जाए। वैसे भी इस जगह पे चहल पहल हुए काफी लंबा समय हो चुका है। वो सिल्वरी माउस भी एक छलांग के साथ सीधा उस नौजवान के कंधे पे आ गया था। वो हफ करके बोलता है, आखिर ये कैसे लाइफ और डेथ की स्प्रिंग है? ये तो बस वो सड़ा हुआ पानी है। गायब होने से पहले गूंजती हुई विशेष ओल्ड मॉन्स्टर की आवाज। वो कहता है, स्प्रिंग बस डैमेज हुई है, वरना क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि जगह की हालत ऐसी होती? सीन वापस जियान की टोली की तरफ जाता है। जैसे सभी उस गेट में एंटर करते हैं, इनके चारों तरफ का वातावरण पूरी तरह से बदल जाता है। मीफंग जिसकी आवाज औ से भरी हुई थी, वो कहते हैं, जगह सच में बहुत अजीब है। वो रूइंस पहले से ही दुनिया से अलग स्पेस में मौजूद है और लगता है लाइफ और डेथ की स्प्रिंग ये उस स्पेस के अंदर एक और लेयर के अंदर बंद है। ऐसी जगह को बनाने के लिए पावर चाहिए होगी। इतना बोल के वो रुक गया होता है, क्योंकि ऐसे मिरेकल्स को क्रिएट करने के लिए कैसी पावर चाहिए उसके बारे में मीफंग भी इमेजिन नहीं कर पाता। वहीं पे म्यूइंग जिसकी नजरें चारों तरफ टोल रही थी, वो कहती जगह इतनी बंजर क्यों है? दरवाजे में अंदर जाने के बाद एक ग्रुप अपने आप को बड़े से खाली एरिया में खड़े पाता है। एक तरीके का बेसिन होता है। हालांकि जियान को चारों तरफ गड्ढों में काफी पानी दिखाई देता है, लेकिन वो इसमें कोई स्पेशल सेंस नहीं करता। उसकी आंखों में जो लेजेंडरी लाइफ और डेथ स्प्रिंग की इमेज बनी हुई थी वो इसे मैच नहीं खाती थी। मीफंग कहता है, क्या हम गलत जगह पे आ गए हैं? ये लाइफ और डेथ स्प्रिंग बिल्कुल नहीं लगती। ये सुन के जियान बोलते, चलो और तहकीकात करी जाए। तब यूरू जिसे रून में से और जानकारी मिली होती है, वो सबको चेतावनी देते हुए बोलती, केयरफुल रहो, यहाँ पे विशेष ओल्ड मॉन्स्टर मौजूद होना चाहिए। वो मूनलाइट आइलैंड के 3 गार्डियंस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। लगता है इन शब्दों में मीफंग को भरोसा नहीं होता। वो कहता है, कोई इस घटिया सी जगह पे भी रहता होगा। ये इतनी ज्यादा बंजर है कि यहाँ पे चिड़िया भी नहीं आएंगी। धीरे धीरे ये लोग जाते हैं अंदर की तरफ, लेकिन इन्हें कुछ खास सेंस नहीं होता। जियान भौं से कोड के मनी मन में कहता है, क्या मुझे उस फायर बीस्ट ने धोखा दिया? जब जियान के ग्रुप के सारे मेंबर्स लाइफ और डेथ की स्प्रिंग के सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, अचानक से सुनाई देती है काम आवाज। वो आवाज कहती है, तुम्हें इतना कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये जगह असली लाइफ और डेथ स्प्रिंग है, लेकिन इसकी ऐसी हालत कैसे हुई? ये बताने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। जब चिंगशिंग, म्यूइंग और बाकी लोग इस आवाज की तरफ मुड़ते हैं, इन्हें एक पतला सा नौजवान दिखाई दिया था, लेकिन ये जिस तरीके से बिना किसी की नोटिस के अपीयर हुआ है, ये बात सबसे कंसर्निंग होती है। तुरंत ही ग्रुप के सारे मेंबर्स अलर्ट हो जाते हैं। इनकी
की उंगलियों पर लाइफ फोर्स डांस करने लगी थी। लिली सब एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा अलर्ट होता है जियान, क्योंकि उसने लाइफ और डेथ फायर बीस्ट के मुंह से पहले सुन लिया था कि विशेष ओल्ड मॉन्स्टर कितना ज्यादा टेरिफाइंग हो सकता है। बस जियान के दिमाग में सवाल ये था कि अगर विशेष ओल्ड मॉन्स्टर सच में ओल्ड है तो फिर इतना यंग क्यों लग रहा है। हीरू जिसके आईब्रोज के बीच में रून जलने लगा होता है, वो हिम्मत करके आगे आके बोलती है, तुम क्या विशेष ओल्ड मॉन्स्टर हो। जब उस नौजवान की नजरें जाती है हीरू के माथे के ऊपर जहाँ पे वो ग्लोइंग रून मौजूद होता है, इसे देख के तुरंत ही उसकी वॉइस उठ जाती है। वो कहता है मूनलाइट फेरी का इनहेरिटेंस रून। उसकी आंखों में तुरंत ही ईर्ष्या दिखाई देती है। वो कहता है भले इस रून को पोजेस करने की वजह से वो गारंटी से इनहेरिटेंस को हासिल नहीं कर पाए, लेकिन तब भी रून्स उसकी हेल्प करेंगे। वो कहता है आह मूनलाइट फेरी, ओके तुमने मुझे चूज क्यों नहीं किया। फिर वो चारों तरफ फैली उन कलरलेस स्प्रिंग्स को देखने लगता है जो बेसिकली कुछ नहीं गड्ढों में भरा पानी था। वो नौजवान कहता है तो तुम सभी यहाँ पे लाइफ और डेथ की स्प्रिंग के लिए आए हो। शूची जिसकी जियान की ग्रुप में कल्टीवेशन सबसे हाई थी, वो यूरू को पीछे प्रोटेक्ट करके बोलती है दैट्स राइट, हमारा यहाँ पे आने का यही लक्ष्य है। ये सुन के उस नौजवान की आंखों में एक लाइट फ्लैश हुई थी। वो कहते तो मुझे तुम्हें बुरी खबर देनी होगी, इस लाइफ और डेथ स्प्रिंग को किसी को भी ऐसे नहीं दिया जा सकता, लेकिन हाँ क्योंकि तुम सभी यहाँ पहुंच गए हो तो क्यों ना तुम सभी मेरा नरिशमेंट बन जाओ। ये कहते कहते उस नौजवान के शरीर में से कुछ पावरफुल रिपल्स फैलने लगती है। इसके बाद सबको सुनाई दी थी उसके हंसने की आवाज, बूम की आवाज के साथ एक शॉक वेव फैली थी। ये अपने साथ लाई होती एक ओवरवेलमिंग सप्रेशन को जो जियान और बाकियों को झुकने मजबूर करता है। तब तक उस नौजवान की आंखें पैनी हो चुकी होती है, यानी कि जियान के ग्रुप को फिर से एक मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स हमें बीच में सरप्राइज भी मिल सकता है। आपका इसके बारे में क्या सोचना है कमेंट्स में लिख के बताओ। मैं देखना चाहूंगा कि तुम में से किसका गैस सही होने वाला है। अगले 2 एपिसोड इसी स्प्रिंग के ऊपर फोकस करेंगे, फिर ये सभी जा रहे होंगे दूसरे आइलैंड पे। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखो, जिससे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चैनल की मेंबरशिप्स लगातार ओपन है। अगर आपसे नेक्स्ट एपिसोड का वेट नहीं होता है तो आप डेफिनेटली उसे ज्वाइन करके शाम को रिलीज होने वाले अर्ली एक्सेस वीडियोस का फायदा उठा सकते हो। ज्वाइन का बटन सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। स्टे सेफ, पीस आउट।